नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारी जितने भी वैकेंसियां हो रही है उसके अंदर कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट पढ़ पा रहे हैं वो कंप्यूटर को थोड़ा क्या है हल्के में ले लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हल्के में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 सवाल हर वैकेंसी के अंदर पूछे जाते हैं और वो 8-10 सवाल बहुत मायने रखते हैं। एक एक क्वेश्चन से बहुत स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाते हैं, हजारों स्टूडेंट उनके पीछे हो जाते हैं अगर एक क्वेश्चन अगर आपको गलत हो रहा है या आपको नहीं आ रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं ले। कंप्यूटर भी अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो बिल्कुल आपको कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। साथियों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाली किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट ले लो, चाहे फोर्थ ग्रेड ले लो, या फिर तमाम जितने भी एग्जाम होंगे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे लेवल से उठाए गए हैं। तो आशा करते हैं आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इनको अच्छे तरीके से देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं मानता हूं, और ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो पिछली भर्तियों में भी आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पहला सवाल। चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में गए बिना डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कहने का मतलब आपको इसमें से शॉर्टकट कुंजी बतानी है। कहने का मतलब किसी भी फाइल फोल्डर आइकन को अगर आप डिलीट करते हो तो आप डिलीट करते हो तो वो फाइल कहां चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो ये पूछ रहा है कि रिसाइकल बिन में नहीं जानी चाहिए, आप परमानेंट डिलीट करो उसको। ये कहना चाह रहा है कि फाइल को आपको परमानेंट डिलीट करना है। अगर आप नॉर्मल डिलीट करते हैं तो वो फाइल किसके अंदर चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। आपको रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, डायरेक्ट आपको परमानेंटली डिलीट करना है। तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे ताकि अपनी फाइल परमानेंट रूप से डिलीट हो जाए? साथियों, पहला ऑप्शन है कंट्रोल के साथ में एस्केप बटन दबाएंगे, या फिर कंट्रोल के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे। सी ऑप्शन है शिफ्ट के साथ में एस्केप बटन प्रेस करेंगे, या फिर डी ऑप्शन है शिफ्ट के साथ में डिलीट। तो आपको बताना है इसमें से कि परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपको आता है तो कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि देखो अंतिम पड़ाव में अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आने भी चाहिए देखो, क्योंकि भर्तियों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होती है, और इन चीजों के अपन अगर आप जवाब देंगे तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो इसमें से आप बता सकते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिफ्ट के साथ में डिलीट। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड के अंदर तो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और परमानेंट रूप से आपकी फाइल क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। तो शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट बटन प्रेस करोगे तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी? परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट के साथ में डिलीट कुंजी का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण प्रणाली का एक उदाहरण है? साथियों, इसमें भी अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिए। इंटरनेट से संबंधित कुछ सवाल है। तो देखो साथियों, आने वाले कुछ दिनों बाद भी बहुत सारे एग्जाम हैं, और अगर आप RSCIT का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो रिसेंट मतलब आने वाले कुछ दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मैं मानता हूं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वन ड्राइव। क्या हो जाएगा साथियों?
वन ड्राइव इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड आधारित फाइल है, तो वन ड्राइव क्या है, एक क्लाउड आधारित फाइल होती है साथियों। आगे देखते हैं, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू, एमएस वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या है, आपको बताना है। स्ट्राइक थ्रू क्या चीज है ये बताना है आपको साथियों। क्या बताना है आपको, स्ट्राइक थ्रू का मतलब बताना है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है अपना, ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। अगर आपको स्ट्राइक थ्रू के बारे में पता है, एमएस वर्ड अगर आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो स्ट्राइक थ्रू के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा और अच्छी तरीके से इसको पढ़ा भी होगा। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है ये, एमएस वर्ड में 2010 में है, ठीक है। तो स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग देखो, पहला ऑप्शन है ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा की रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर बी है ये चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। ऑप्शन नंबर सी है यह चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। और डी ऑप्शन है ये टेक्स्ट के बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको आता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, क्योंकि साथियों एमएस वर्ड पढ़ा होगा तो आप जवाब दे सकते हो। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो थोड़ा सीक्वेंस नहीं था, तो ये चयनित पार्ट के बीच बीच एक रेखा खींचता है। कहने का मतलब अगर आपने देखा होगा तो जैसे एक बीच में से, जैसे ये स्ट्राइक थ्रू है और बीच में से एक लाइन खींचने के लिए अपन स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण कौन कौन से हैं। जीमेल, याहू और हॉटमेल है, या फिर विंडो, एंड्रॉइड या आईओएस है, या स्काइप, गूगल हैंग आउट और फेसबुक मैसेंजर, या फिर डी ऑप्शन है बीज राउटर और गेटवे। इसमें से आपको बताना है वेब आधारित चैट सेवाएं। अगर आपने सही ढंग से वास्तव में अगर ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है और ऑप्शन को और क्वेश्चन को सही ढंग से अगर बार बार पढ़ेंगे, तो मैं मानता हूं कई क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन और ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन और अपने ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा। और चीज समझ में आई या नहीं आई, लेकिन फेसबुक मैसेंजर जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि आप चलाए होंगे। तो फेसबुक मैसेंजर में क्या होता है, अपन चैट करते हैं, तो इससे भी अपन पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर से इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। ओके साथियों, आगे देखते हैं। HTTPS में एस का अर्थ है, मतलब HTTP अक्षर जो है उसमें एस का अर्थ बताना है आपको। HTTP की फुल फॉर्म भी अगर आपको आती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। जिसको HTTPS की फुल फॉर्म आती है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। काफी अच्छा लगेगा अगर आप HTTPS की अगर आप फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे तो, क्योंकि अगर आपको HTTPS की अगर फुल फॉर्म आती है तो एस का मतलब आप बिल्कुल तरीके से बता सकते हो और अच्छे तरीके से बता सकते हो। ठीक है साथियों, तो इसकी फुल फॉर्म होती है HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब क्या होता है, HTTP की तो बहुत सारे को पता है, लेकिन एस का मतलब क्या है। तो साथियों एस का मतलब सिक्योर है। जो भी फाइल HTTP से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब वो फाइल क्या है, सिक्योर है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो तो उसके अंदर अगर HTTPS आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो सिक्योर है। आप उस पर विजिट कर सकते हैं बेझिझक होके, आप उस पर विजिट कर सकते हो। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। और ध्यान रखने की वाली चीजें हैं, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है जिसपे धोखाधड़ी हो जाता है। तो ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको वेबसाइट का पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट आपके लिए हानि पहुंचा सकती है आपको। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। लेकिन किसी वेबसाइट के आगे HTTPS आ रहा है तो इसका मतलब वो वेबसाइट
ऐसा आपके साथ हानि नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि वो एक सिक्योर वेबसाइट होती है। ओके साथियों, तो HTTPS में क्या है, एस का मतलब होता है सिक्योर। ओके साथियों, आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट सवाल है, अगर हम किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है। साथियों, आपको अगर कोई जॉब की आवश्यकता है और आप जॉब ढूंढना चाहें तो इनमें से कौन सी वेबसाइट का आप प्रयोग करके आप निम्न जॉब के बारे में आप जान सकते हो, तो ऐसी कौन सी है। क्या मोस्ट monastric.com है, या फिर जीमेल है, या www.nsdl है, या फिर drive.google.com है। तो आपको बताना है इसमें से कि आपको किसकी जॉब की तलाश है। साथियों, जॉब की तलाश है तो आप कौन सी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे, तो मोनेस्ट्रन एक प्रकार की एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप जॉब सर्च कर सकते हो। विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां है तो इसके अंदर वो रजिस्टर हो रखी है, और वहां पे जाके एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके अपन विभिन्न प्रकार की जितनी भी जैसे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखी है वो आपको क्या मिल जाएगी, वहां पे जॉब मिल जाएंगे। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्या है उसके अंदर रिक्वायरमेंट डालते रहते हैं। तो ऐसी इस वेबसाइट पे जाकर अपन अपना रिज्यूम अपलोड करके अपन उनका कॉल आ जाता है रिज्यूम अपलोड करने के बाद में। तो ऐसी वेबसाइट का भी अपने को पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अगर आपने पढ़े होंगे तो आप अगर आपको पता है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप एक छोटा सा सवाल देता हूं आपको कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है। बिल्कुल आप बता सकते हो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो क्या एंड्रॉइड नहीं है, या फिर विंडो नहीं है, या फिर जीपीएस, या फिर लाइनेक्स। तो ये आप बता सकते हो कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। अगर आपने सही ढंग से सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे ना तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा होगा एंड्रॉइड, जो कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो अधिकतर मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। साथियों, आगे देखते हैं, बात करते हैं विंडो की, जो कि एक कंप्यूटर के अंदर होता है। और जो नोकिया मोबाइल होता है तो एक विंडो फोन होता है। ठीक है साथियों, जीपीएस, अगर आपको जीपीएस की फुल फॉर्म आती है तो बिल्कुल जीपीएस की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो अगर आपको जीपीएस की फुल फॉर्म भी आती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताना है। और तीसरा है लाइनेक्स होता है ये। तो लाइनेक्स एक प्रकार का बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, विंडो भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है। और जीपीएस जो होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। साथियों, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो ये एक प्रकार का जीपीएस होता है, एक मैप पे आधारित होता है। तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, तो इसका उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा जीपीएस। आगे देखते हैं, जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या है। आपको पता है अगर आप मोबाइल चलाते होंगे तो आपके पास बिल्कुल जीमेल होगी। बहुत सारे मोबाइल यूजर को ये भी पता नहीं रहता है कि अपने पास वास्तव में मेल बनी भी हुई क्या। साथियों, में आपको बता दूं, अगर आप किसी भी मोबाइल का यूज कर रहे हैं, कीपैड का नहीं, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल का यूज कर रहे हैं, स्क्रीन टच वाला मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, तो विदाउट जीमेल के वो खुलता नहीं है। तो आपको नहीं बताना है, ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे पास जीमेल आईडी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल जब भी खुलता है जब आपकी जीमेल होती है। जीमेल बनाना पड़ता है आपको मोबाइल ऑन करने के लिए सबसे पहले। तो जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या है, अगर आपको जीमेल के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आप बता सकते हो। जीमेल में जो मैसेज आते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आते हैं, कहां आते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तो जीमेल में इनबॉक्स का मतलब क्या होता है, स्थान जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। बी ऑप्शन है स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं। सी ऑप्शन है स्थान जहां हटाए गए ईमेल रखे जाते हैं। और डी ऑप्शन है स्थान जहां स्पैम ईमेल रखे जाते हैं।
देखो स्पैम जो नाम है ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। स्पैम क्या है? स्पैम मेल क्या होती है? ये होती है साथियों अनचाही मेल। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है स्पैम क्या होती है। तो जो भी अनचाही जो मेल आती है वो किसके अंदर आती है? स्पैम के अंदर आती है। किसके अंदर आती है साथियों? स्पैम के अंदर आती है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। और जीमेल में जो इनबॉक्स का मतलब होता है वो होता है स्थान जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। जो भी अपने पास ईमेल आती है वो कहां रखी जाती है? वो इनबॉक्स के अंदर रखी जाती है। किसके अंदर रखी जाती है? इनबॉक्स के अंदर। जिसको भी आता है कमेंट करके बताना है कि मेरे को आता था भाई। आगे है एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है जिसे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं एमएस एक्सेल इतना अच्छा सॉफ्टवेयर मानता हूं मैं। और अगर आपको एमएस एक्सेल आता है, एमएस देखो ऑफिस पूरा ही आना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर के लिए अगर कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो या कंप्यूटर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको वास्तव में एमएस ऑफिस की जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि एमएस एक्सेल के एमएस ऑफिस के अंदर उसमें से एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको आता है एमएस वर्ड और एक्सेल अगर आपको आता है तो 15 से 20 हजार रुपये आपको हर कोई दे देगा जयपुर के अंदर। तो साथियों अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एमएस ऑफिस तो पूरा सीखना ही सीखना है। विदाउट एमएस ऑफिस के आपको कंप्यूटर का जॉब नहीं मिल सकता। अहम पार्ट है ये, कंप्यूटर का अहम पार्ट है। आपको इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये बेसिक है, ये आना ही चाहिए। और एक टाइपिंग जो होती है, ये तीनों चीजें तो आपको आनी चाहिए। एमएस वर्ड, एक्सेल और टाइपिंग ये आती है तो कहीं पीछे नहीं रहोगे, धीरे धीरे सीख जाते हैं फिर तो इसमें से आपको बताना है एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। तो ये आपको बताना है। साथियों एक तो स्टॉक चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक बबल चार्ट होता है या फिर डोनेट चार्ट होता है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं साथियों, लाइन चार्ट इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। इंटरनेट आगे का क्वेश्चन है, इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। साथियों ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। अगर आप इंटरनेट किसी वेबसाइट के माध्यम से किसी एप्लीकेशन को क्या कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है साथियों, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। ये बिल्कुल आप बता सकते हो। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए, काफी अच्छा लगता है। अगर आप जवाब देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है हमारे को भी। क्योंकि जब हम इतने मेहनत से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप जवाब देते हो तो फिर मतलब निकलता भाई वास्तव में हम जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए, जो क्लास ला रहे हैं, तो उसका मतलब निकल रहा है। तो उसका मतलब जब निकलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे और अपने साथियों के साथ में शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे। और अपनी क्लास को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना है। और बिल्कुल चाहे डबल की स्पीड में करके देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करना। क्योंकि एक क्वेश्चन को स्किप करना बहुत गलत हो सकता है आपके लिए, क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए पेपर में है? तो स्किप नहीं करना है, स्पीड बढ़ा लेनी है, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो आगे देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से जैसे कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाह रहे हो तो वो हो जाती है डाउनलोडिंग। क्या होती है? डाउनलोडिंग होती है साथियों। किसी भी वेब ब्राउजर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आप फाइल सेव कर रहे हो तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग। क्या होता है? डाउनलोड करना ही तो होता है भाई, वो एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, खालिस्तान उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है। यह आपको बताना है साथियों। खालिस्तान उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा है।
आप बता सकते हो बिल्कुल। आप तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हो। कोई बड़ी बारी बात नहीं है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मैं मानता हूं आप जवाब दे सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगर आप पढ़े भी नहीं तो भी सही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, तो इनका आप अगर आप क्वेश्चन और ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ेंगे ना, तो जवाब मिल सकता है। तो बिल्कुल साथियों बता सकते हैं कि जो भी अपन पहले देखते हैं वो सारा सब कुछ किसके अंदर होता है, वो होता है हिस्ट्री। क्या होती है? हिस्ट्री। जो कि आप सब्जेक्ट पढ़ते होंगे हिस्ट्री, इसमें क्या है, जो पहले जो राजा महाराजा कर गए उसी चीजों को तो देखते हैं, तो वही चीज है हिस्ट्री। इसके अंदर भी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे कोई भी चीजें अगर आप देखते हो रिसेंटली, वो चीजें आपको दिखाती हैं, तो वो हिस्ट्री के अंदर आप जाकर देख सकते हो कि पहले हमने क्या क्या इस वेबसाइट के जरिए देखा हुआ है। ओके साथियों, आगे देखते हैं। 1 किलोबाइट मतलब 1 KB के बराबर होता है। आप बता सकते हो 1 KB के बराबर होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर दे सकते हो आप। 1 KB मतलब किलोबाइट। आपको दोनों तरीके से बताया गया है। केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट होता है। तो 1 KB के बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है साथियों। 1024 बाइट होता है साथियों। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। एक 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट होता है साथियों। आगे देखते हैं। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे सकते हो। और इनपुट और आउटपुट पढ़े होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट तो बहुत बेसिक बात है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। हम्म तो ये चीजें अगर आप वास्तव में सही ढंग से, अगर आप किसी भी बुक के माध्यम से या किसी भी सर के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी किसी भी ऐप के जरिए पढ़े होंगे, तो बिल्कुल इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पढ़ने वाले के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो एक नॉर्मल क्वेश्चन भी हार्ड होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो। ठीक है साथियों, तो इसमें बताना है मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। क्या जॉयस्टिक होता है, प्रिंटर होता है, या फिर स्कैनर होता है, या फिर माउस होता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्कैनर। क्या हो जाता है, स्कैनर हो जाता है साथियों। अगर आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना चाहे तो कौन से डिवाइस का प्रयोग करेंगे, वो भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, स्कैनर का। मतलब किसी हार्ड कॉपी जो होती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अगर आप जानते होंगे, क्योंकि जो जिसको अपन छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी हो गई, और जिसको अपन छू नहीं सकते वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। तो जो जिसको छू सकते हैं, जैसे अपने पास कोई पेज है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको स्कैन करना है, तो स्कैन किसके माध्यम से किया जाता है, स्कैनर के माध्यम से। तो एक हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, स्कैनर का यूज किया जाता है साथियों। आपको कमेंट करके बताना है स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इनपुट डिवाइस होता है, या फिर आउटपुट डिवाइस होता है, या स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस डिवाइस होता है साथियों, ये कमेंट करके आपको बताना है। इतनी बात मैंने बता दी, अब इतनी सी बात आप बताना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रस्तुत चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। यह आपको बताना है साथियों। मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रस्तुत चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है, यह आपको बताना है साथियों। बिल्कुल ओटीपी होती है, या फिर कैप्चा कोड होती है, या फिर क्यूआर कोड होता है, या फिर पासवर्ड होता है। तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ओटीपी। अब आपको कमेंट करके बताना है ओटीपी की फुल फॉर्म। बिल्कुल ओटीपी की फुल फॉर्म अगर आप बताओगे बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं साथियों। फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम को विक्षेपित
करके किस प्रिंटर में मुद्रण किया जाता है? आपको बताना है। जो फोटो सेंसिटिव जो ड्रम होता है, इन चीज का जरूर ध्यान रखें। देखो ड्रम किसके अंदर होता है, लेजर बीम किसके अंदर होता है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने प्रिंटर पढ़ा होगा तो बिल्कुल इन चीजों को पता होगा कि लेजर बीम किसके अंदर होते हैं, तो ये चीज आप बता सकते हो। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखो बिना वक्त गवाए हुए अपन आगे बढ़ते हैं, तो लेजर प्रिंटर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम में के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? साथियों इसमें से आपको बताना है कि किसकी ज्यादा भूमिका होती है। तो आपको बताना है इनपुट उपकरण होते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, या स्टोरेज उपकरण होते हैं। ये चीज आपको बतानी है साथियों। अहम भूमिका निभाता है इनपुट। जब तक आप इनपुट नहीं करेंगे ना, आउटपुट कहां से मिलेंगे आपको? गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर के अंदर अगर आपने इनपुट नहीं किया तो आउटपुट किस प्रकार का ले सकते हो भाई? कैसे ले सकते हो? जब आप इनपुट देंगे जब तो आउटपुट मिलेगा। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आगे है बारकोड रीडर, इसका एक उदाहरण है। बारकोड रीडर इसका एक उदाहरण है। कहने का मतलब बारकोड किस प्रकार का डिवाइस होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, या फिर इनपुट डिवाइस होता है, या स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर आउटपुट डिवाइस होता है। बारकोड रीडर बीसीआर, बीसीआर की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस होता है? तो अगर आपने इनपुट और आउटपुट सही ढंग से पढ़े होंगे तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है बारकोड रीडर मशीन। आगे देखते हैं, Amazon.com प्रदान करता है। Amazon आपने नाम सुना होगा, एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से आपने शॉपिंग की होगी। तो ये चीज किस प्रकार का व्यवसाय होता है? तो ये आपको आप बता सकते हैं। क्या आप व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स का वातावरण है, मतलब कहने का मतलब एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय को बेचता है। अमेजोन का काम क्या रहता है ये पूछ रहा है, ठीक है, किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करवाता है ये चीज पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या व्यवसाय से व्यवसाय करता है, या फिर व्यवसाय से ग्राहक करता है, या फिर ग्राहक से ग्राहक करता है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है इसके अंदर। साथियों अगर आपको पता होगा कि अमेजोन आप मंगवाते हो तो किसी कंपनी के जरिए किसी कस्टमर को सेवा दे रहा है, तो एक व्यवसाय के द्वारा किसी ग्राहक को ई कॉमर्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो मतलब B2C के अंदर आता है। ये कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आता है भाई, C2C, B2C, B2B इसके अंदर आ जाता है। जैसे ये हो गया C2C, वो सॉरी B2B, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर अगर ये इंग्लिश में देता तो B2B दे देता, या फिर बिजनेस टू बिजनेस दे देता, या फिर इसमें पूछ रहा है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर, ठीक है, B2C के अंदर आ गया। ठीक है, और इसके अंदर भाई ग्राहक से ग्राहक C2C, कस्टमर टू कस्टमर, और या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है, B2C के अंदर आता है, मतलब व्यवसाय से ग्राहक ई कॉमर्स। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं। निम्नलिखित में से कौन URL http www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? ये चीज आपको बतानी है कि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल जो होता है ये कौन सा है। प्रोटोकॉल जानते हो आप क्या होता है? आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद यही पढ़ा होगा, आपने यही पढ़ा होगा साथियों। क्या इसके अंदर ये जो VMOU जो है ये क्या प्रोटोकॉल है, या फिर .ac.in है, या फिर www.vmou.ac.in है, या फिर HTTP है? साथियों मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था, HTTP की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या पूछ रहा है? प्रोटोकॉल। क्या पूछ रहा है? प्रोटोकॉल। क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन से समझ में आ जाता है, अगर आप पढ़े भी नहीं तो HTTP इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? HTTP इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। और HTTP की फुल फॉर्म आपको मैंने बताई दी,
आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह आपको बताना साथियों कि आपको निम्नलिखित में से किस में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बैंक के बारे में बात आ गई और इनपुट आउटपुट पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा क्या इसके अंदर बारकोड रीडर, कैप्चा, ये आपने डिजिटलाइटर, इसके अंदर डिजिटल आना चाहिए शायद। एक मिनट, ऑप्शन तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, क्योंकि MICR होता है साथियों, डिजिटल भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हो जाएगा MICR। आपने अगर अच्छे तरीके से MS जो इनपुट और आउटपुट अगर आपने पढ़ा होगा, तो इनपुट और आउटपुट में इनपुट में पढ़ा होगा MICR। MICR की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। MICR की भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इसके अंदर देखो, बैंक के अंदर जो चेक होता है, तो साथियों जो चेक होता है उसके अंदर अगर आपने नोटिस किया होगा तो नीचे कुछ डिजिट दिए होते हैं, और वो होते हैं 9 अंकों के। कितने अंकों के होते हैं? 9 अंकों के होते हैं, गिनने ना चाहे से 9 अंकों के होते हैं। तो वही होते हैं MICR कोड। और वही क्या करता है, एक बड़ी मात्रा में जो चेक होते हैं उसकी जो बड़ी मात्रा में जो चेक की को संभालने के लिए इसका यूज किया जाता है साथियों। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। साथियों इसमें से आपको बताना है ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आपने पिछले क्वेश्चन अगर आपने सही ढंग से पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे, तो आप इसका भी जवाब दे सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अमेजोन। साथियों एक अमेजोन जो होती है एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है। आगे देखते हैं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। आपको इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। हॉटमेल, बिंग, आउटलुक, जीमेल। बिल्कुल इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। अच्छी तरीके से जीमेल से संबंधित क्वेश्चन है, जीमेल या हो ईमेल, तो इसमें से आपको बता सकते हैं हॉटमेल होती है या बिंग होती है, आउटलुक होती है या फिर जीमेल होती है। ये आप इसके अंदर आप बता सकते हो। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आउटलुक। आउटलुक आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा, तो आउटलुक उसके अंदर आता है साथियों। आउटलुक क्या होता है, आपको मेल के लिए ही होता है, लेकिन ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर आउटलुक ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तमान या सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इसका तो आना ही चाहिए आंसर, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि शट डाउन करना तो आपको आना चाहिए कंप्यूटर को। क्योंकि अगर आपको शट डाउन करना कंप्यूटर को नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप आपके कंप्यूटर को जल्दी खराब करने में तो जल्दी खराब होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बंद करेंगे किसी भी चीज को तो वो खराब होगी। अगर डायरेक्ट अपन छत से डायरेक्ट नीचे आएंगे तो हाथ पैर नहीं टूटेंगे क्या? तो एक दिन नहीं टूटेंगे, दूसरे दिन टूट जाएगा, लेकिन किसी ना किसी दिन टूट जाएगा। वैसे ही इसके अंदर होता है, कंप्यूटर को अगर आप डायरेक्ट बंद करते हो तो आपका कंप्यूटर का विंडो क्रैश हो सकता है। इसलिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन ही करना चाहिए। तो वो शट डाउन किस प्रकार से करते हैं, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो एल्ट के साथ में F4 से क्या होता है, किसी भी विंडो को क्लोज किया जा सकता है। या फिर अगर डेस्कटॉप पे हो और एल्ट के साथ में F4 प्रेस कर रहे हो, तो आपको बता देगा कि कंप्यूटर आपको शट डाउन करना है या फिर स्लिप मोड में ले जाना है या फिर रीस्टार्ट करना है। तो वो तमाम जितने भी ऑप्शन हैं वो चीजें उसके अंदर आ जाती है। तो Alt F4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे है प्रेजेंटेशन एक संग्रहण
संग्रह है। इसमें से आपको बताना है कि प्रेजेंटेशन जो होती है ये किसका संग्रह है, चार्ट का है या वर्कबुक का है या फिर वर्कशीट का है या फिर स्लाइड का है। साथियों प्रेजेंटेशन सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, प्रेजेंटेशन किसके अंदर बनाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। एमएस ऑफिस के अंदर जैसे एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, तो वो चीजें होती है। उसमें से प्रेजेंटेशन कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं, वो बनाते हैं अपन एमएस पावर पॉइंट के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, किसी भी चीज का प्रस्तुतिकरण करना है तो अपने को प्रेजेंटेशन बनाने की आवश्यकता होती है। और वो प्रेजेंटेशन किसके अंदर बनाते हैं अपन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एमएस वर्ड के अंदर क्या बनाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। एमएस एक्सेल के अंदर क्या बनाते हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अपना क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, तो ये स्लाइड का संग्रह है। किसका है, स्लाइड का। देखो एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं बिल्कुल एक एक स्लाइड आपको मिलेगी। जैसे एमएस वर्ड के अंदर अपन डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो डिफॉल्ट रूप से आपको एक पेज मिल जाएगा, ब्लैंक पेज मिल जाएगा, खाली पेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक स्लाइड मिलेगी। क्या मिलेगी, स्लाइड मिलेगी। और स्लाइड के दो पार्ट होंगे, एक स्लाइड के क्या हो जाएंगे, दो पार्ट हो गए। और फर्स्ट पार्ट में जो पहला जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो टाइटल के लिए होता है, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सब टाइटल के लिए होता है। तो एक स्लाइड के अंदर दो बॉक्स बने होते हैं, ऊपर टाइटल का आता है, नीचे सब टाइटल का आता है। ओके साथियों, आगे देखते हैं। तो राइट आंसर इसके अंदर स्लाइड का हो जाता है। आईसीटी का मतलब है, आपको बताना साथियों, आईसीटी का मतलब है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स। इसमें से आपको बताना है, आईसीटी की फुल फॉर्म बतानी है। कहने का मतलब आपको क्या बताना है, आईसीटी की फुल फॉर्म बतानी है इसके अंदर। तो आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है साथियों। क्या होती है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर। देखो आईसीटी लैब का आपने नाम सुना होगा साथियों। आगे देखते हैं, रिसाइकल बिन का क्या कार्य है, आपको बताना है। रिसाइकल बिन का कार्य आपको बताना है साथियों। तो हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, अस्थायी फाइल को संग्रहित करना, दूषित फाइल संग्रहित करना, दस्तावेज फाइल संग्रहित करना। इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बता दिया, रिसाइकल की बिन के बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। रिसाइकल बिन में कौन सा डेटा होता है, जो हटाई गई फाइल को संग्रहित करता है साथियों। कौन सी फाइल को संग्रहित करता है, हटाई गई फाइल को। अगर जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो फाइल किसके अंदर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। किसके अंदर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। तो साथियों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा हटाई गई फाइल को संग्रहित करने के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखते हैं, एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल इसके बारे में भी आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बताना है कि इसमें से ओपन सोर्स जिसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ओपन सोर्स मतलब दरवाजे खुले रहते हैं, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ओपन सोर्स मोबाइल, आपको यह भी ध्यान रखना है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। तो विंडो 8 जो कि देखो एंड्रॉइड आपने नाम सुना होगा, देखो राइट आंसर भी यही हो जाता है। मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे मोबाइल ले लो, जैसे सैमसंग का मोबाइल ले लो, ओप्पो वीवो, इसके अंदर ऑपरेटिंग जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉइड होता है। अपन बोलते हैं ना भाई किस प्रकार का मोबाइल है, भाई मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है। ठीक है, मतलब टच वाला मोबाइल है। तो टच वाला मोबाइल एंड्रॉइड ही नहीं हो सकता। जैसे एप्पल का जो होता है वो आईओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नोकिया जो मोबाइल होता है उसके अंदर विंडो चलता है।
तो इसके अंदर क्या होता है, एंड्रॉइड जो होता है एक ओपन सोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड। नेक्स्ट सवाल है नया पेन, हाँ, नया पेन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरना आवश्यक है। मतलब आपको पैन कार्ड, कहने का मतलब नया पैन कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो इसमें से कौन सा फॉर्म आपको अप्लाई करना है। फॉर्म 49A है, या फिर फॉर्म 6 है, या फॉर्म 8 है, या फिर फॉर्म 16 है, ये आपको बताना है साथियों। अगर आप पैन कार्ड आवेदन करते हो तो आजकल तो देखो मैं आपको बता दूं, ए मित्र पे जाते हैं और ई मित्र पे डायरेक्ट डेटा फिल करते हैं और डायरेक्ट बना लेते हैं, या फिर ई मित्र पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप पैन कार्ड खुद घर बैठे बना सकते हो साथियों। तो पहले क्या होता था, फॉर्म अप्लाई करना होता था, ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था, तो वो फॉर्म नंबर क्या होता था। आज भी जैसे वो फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, जैसे अपन ऑनलाइन भरते हैं, तो वो जो फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है वो भी फॉर्म इसी के अंदर आता है। तो वो फॉर्म कौन सा है, नया पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म नंबर 49A आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किसका, कौन सा वाला, फॉर्म 49A। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता है, डिटेल से पढ़ते हैं ना जब आता है साथियों। तो पैन कार्ड के लिए 49A फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। PNR का पूरा नाम बताना साथियों, PNR का फुल फॉर्म बताना है साथियों, PNR का फुल फॉर्म। तो इसके अंदर आपको बताना है PNR का पूरा नाम। तो साथियों इसके अंदर होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। जानते हो पैसेंजर क्या होता है? आपने कभी रेल में बैठे टिकट कटवाए होंगे, तो वो एक पैसेंजर होता है। ठीक है साथियों, पेशेंट नहीं होता। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट तो मरीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पैसेंजर जो होता है, जो अपन ट्रेन में बैठ के जाते हैं या फिर बस में जाते हैं, तो वो अपन पैसेंजर हो गए उनके। क्या हो गया, पैसेंजर। तो पैसेंजर के PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड होता है PNR के अंदर। ओके साथियों आगे देखते हैं। पेन का पूरा नाम, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन मैं मानता हूं, और आने वाली वैकेंसियों के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं। एक न एक वैकेंसी के अंदर या एक न एक आपको पेपर के अंदर ये चीज मिल जाएगी आने वाले दिनों में। पेन का पूरा नाम, तो पेन का पूरा नाम बताना आपको। तो पेन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इससे आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर है, तो इसको बनाने से पहले आपके दस्तावेज सही होना चाहिए। एक बार बनता है, चेंज करने में बहुत परेशानी आती है, क्योंकि नाम ही परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो इसलिए आपको पैन कार्ड बनाने से पहले आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया, वो पहले से ही ठीक करवा लेनी है। आधार में ठीक करवा लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ओके साथियों आगे का क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। आपको बताना है नागरिक जो होता है वो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से, या रोजगार विभाग की वेबसाइट पे जाकर, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बताऊं, ई मित्र के माध्यम से और रोजगार विभाग की वेबसाइट के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से रोजगार में पंजीकरण कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों का जरूर ध्यान रखें, ए और बी इसका जरूर ध्यान रखें। दोनों ऑप्शनों को देखो, चारों को ही पढ़ना पड़ता है, जरूरी नहीं होता ए और बी दोनों भी आ जाए। बहुत सारी वैकेंसियां या बहुत सारे पेपर ऐसे आते हैं उसके अंदर नहीं होता है ऐसा, तो ऑप्शन को सही ढंग से पढ़ो। नहीं आता तो फिर बात की बात है, फिर आप तुक्का लगाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए। MSSO का पूरा नाम बताना आपको, SSO का पूरा नाम। देखो आपने तैयारी कर रहे होंगे तो फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे, तो राजस्थान में तो एसएसओ बहुत प्रचलित है, तो एसएसओ ही अधिकतर फॉर्म भरते हैं। राजस्थान की
जितनी भी वैकेंसी आती है अधिकतर वैकेंसियों के फॉर्म एसएसओ से भरे जाते हैं। तो उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए अपने को, एसएसओ का मतलब क्या होता है, एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे पूछ ही ली जाती है। कोई भी पूछ ले आपसे कि एसएसओ का मतलब तो पता है ना। तो ये चीज आपको बेसिक चीजें होती है, क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन ऐसी चीज का अपने को पता होना चाहिए। क्या पता छोटा भाई पूछ ले, छोटी बहन पूछ ले कि ये एसएसओ क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो एसएसओ का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन। क्या होता है, तो सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है एक कैंडिडेट की एक ही बनती है ये। ऐसा नहीं है अपनी एसएसओ पे दूसरे का फॉर्म भरवा दे, कोई बात नहीं यार थारी एसएसओ दीजिए रे भाई, हैं मारो फॉर्म भर दे देगा थारी एसएसओ पे, तो आसान कदे ही नहीं करना। ठीक है, अपनी एसएसओ पे अपना ही फॉर्म फिल करें। ठीक है, इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एसएसओ का पूरा नाम से भी पता चल रहा है सिंगल साइन ऑन, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए ये एसएसओ बनाई गई है, जिसमें पूरा डेटा आपका ही रहता है उसके अंदर। देखो आगे का क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं। किसी भी फॉन्ट साइज को बढ़ाना है तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। क्या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस है, या फिर अल्ट प्लस है। तो इनमें से आपको जवाब देना है साथियों, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आपको बढ़ाने के लिए आपको ग्रेटर देन करना है। क्या करना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर से क्या होगा, इंक्रीज होगी। लेस देन से पता चल रहा है भाई, भाई लेस होगी, कम होगी। और आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस से तो आपको पता ही है ना, सुपर स्क्रिप्ट की फुल फॉर्म ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ओके साथियों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी का विस्तृत रूप है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं, आने वाली भर्तियों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, इसलिए ही मैं ये क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए लेके आया हूं। तो डीवीडी का फुल फॉर्म बताना है आपको, विस्तृत रूप बताना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बिना समय को ध्यान में रखते हुए देखो आगे बढ़ना अपने को। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। वेब ब्राउजर जानते हो साथियों, जानना भी चाहिए, आपको पता भी होना जरूरी है। वेब ब्राउजर क्या होता है, पढ़ाई कर रहे हैं अपन, मजाक नहीं कर रहे। वेब ब्राउजर का पता होना चाहिए। अगर आपको वेब ब्राउजर का पता नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे भाई। हाँ नौकरी लग सकती हो, लेकिन एक देखो कुछ चीजें ऐसी होती है अपने एग्जाम में पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, बेसिक नॉलेज अपने पास होनी जरूरी है। क्या पता अपने काम में नहीं आए, दूसरे के काम में आ जाए। आप कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाए, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दे जो अपने को नहीं आए, तो अपने को भी बुरा लगता है। तो कुछ क्वेश्चन और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को पता होना जरूरी है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है साथियों जिसके अंदर अपन वेबसाइट चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं जो www से शुरू होती है ना, वो वेबसाइट किसके अंदर चलाते हैं अपन, वेब ब्राउजर के अंदर। तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या ये सभी। क्या ये सभी है, या फिर गूगल क्रोम है, या सफारी है, या फिर मोजिला फायरफॉक्स है। इसमें से आपको वेब ब्राउजर बताना है जिसके अंदर आप वेबसाइट खोल के अपना काम कर सकते हैं। जैसे एसएसओ को खोलेंगे तो डायरेक्ट एसएसओ थोड़ी खुलेगी, आपको वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको जो सर्च इंजन होता है उसके अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा अपने एसएसओ को, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। तो गूगल क्रोम भी क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, सफारी भी एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है, और मोजिला फायरफॉक्स भी क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। तो ये सभी क्या है, वेब ब्राउजर के उदाहरण है साथियों। आगे देखते हैं, व्हाट इज व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्यों में किया जाता है, वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट इमेज वीडियो दस्तावेज भेजने के लिए,
या चैटिंग करने के लिए, या फिर सभी? इसका तो पता होगा, सभी काम में आओ, वीडियो कॉल करो, चाहे चैटिंग करो, चाहे कहीं करो, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? साथियों, आयकर आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन को पकड़ना है, कहां क्या पूछना चाह रहा है, ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने को, ठीक है? और फिर अपन ऑप्शन देखते हैं, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन के लिए, टिकट बुकिंग सेवा, टिकट रद्द सेवा, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग। साथियों, इसके अंदर देखो, आयकर जो होता है, जो इनकम का जो सोर्स होता है, वो पैन कार्ड के अंदर आता है। तो पैन कार्ड आवेदन करना या अपडेशन करना एक आयकर सेवा है। क्या होती है? एक आयकर सेवा होती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट सवाल है अपना, एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिसे आप नाम और भविष्य में संदर्भ के लिए पहचानते हैं। बिल्कुल, इसके अंदर आप अगर सही ढंग से वर्ड की क्लास ली होगी, एमएस वर्ड की क्लास ली होगी, तो इसके अंदर आप बता सकते हो कि डायरेक्ट आप जाना चाहते हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आप किसी कोई काम कर रहे हो, जैसे 100 पेज आपके पास है, कुछ पेज आपने चेक कर लिए हैं और डायरेक्ट उस पेज पे ही जाना हो, तो ऐसे के लिए अपनों को क्या करना चाहिए? आप बुक मार्क करना पड़ेगा, या फिर क्लिप आर्ट करना पड़ेगा, या फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, या फिर अंडू करना पड़ेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए साथियों। बुक मार्क जो होता है, इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। और जो बुक मार्क होता है, आपने देखा होगा, बुक को मार्क करके जा रहे हो कि कौन से लेसन में है अपन, ठीक है? जैसे 100 पेज कर रहे हो आप, 100 पेज चेक कर रहे हो, चेक करने के लिए आपको दे दिया गया है, आप 50 पेज चेक कर लिए और 50वें नंबर पे है आप, तो आप बुक मार्क करके जाओगे। जैसे आप बुक मार्क करके जाओगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट आप दूसरे दिन खोलो या फिर कभी भी खोलो, आप बुक मार्क की सहायता से डायरेक्ट उस पेज पे चले जाओगे कि यहाँ तक आपने कल कर लिया, अब यहाँ से आगे चेक करो आप। ऐसे तो ढूंढते रह जाओगे अगर बुक मार्क नहीं देखे गए तो। आगे देखते हैं, इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। साथियों, मैंने आपको पूछा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर होते हैं मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे 3 प्रकार के होते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, लेकिन मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो साथियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपको पता होना जरूरी है साथियों। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर, या फिर गूगल क्रोम, या फिर एमएस वर्ड, या फिर फ्लैश मेमोरी, इनमें से आपको बताना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो ये फ्लैश मेमोरी जो है, ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये बाकी सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते हैं इनको, ठीक है? इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड को नहीं डाला जा सकता है, सॉरी, एमएस पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में खालिस्तान को नहीं डाला जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि आप जो एमएस पावरपॉइंट में जो स्लाइड बनाते हो, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा कार्य नहीं कर सकता। क्या गणितीय समीकरण नहीं डाल सकते आप स्लाइड के अंदर? बिल्कुल डाल सकते हैं साथियों। वीडियो फाइल बिल्कुल डाल सकते हैं, वीडियो फाइल इसके अंदर अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल ऑडियो फाइल डाल सकते हैं। मोडेम, मोडेम एक आपने नाम सुना होगा मोडेम का। मोडेम की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए साथियों, मोडेम की फुल फॉर्म। तो मोडेम की फुल फॉर्म ये देखो क्या करता है, जो मोडेम जो होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। क्या होती है? मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर होती है साथियों, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी
कनेक्टिविटी आवश्यक है। मोबाइल हॉटस्पॉट, साथियों हॉटस्पॉट ऑन करवाते होंगे, हम भी करवाते हैं कभी कभार, नेट खत्म हो जाता है, तो इसके लिए आप अगर दूसरे से हॉटस्पॉट ऑन करवा रहे हो तो आप क्या करोगे, क्या ऑन करोगे, आप हॉटस्पॉट ऑन करोगे या ब्लूटूथ या फिर वाईफाई वगैरह। तो अपन क्या करेंगे, वाईफाई। ये तो आपको पता होगा ना, ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप में से कोई भी गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि आप सब हॉटस्पॉट ऑन करवाते हो। देखो साथियों, इसके फुल फॉर्म पिछली बार एक आरसीआईटी के पेपर में आई थी। आई आर सी टी सी का पूरा नाम आपसे पिछले जो आरसीआईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछी गई थी, और उससे पहले मैं एक क्लास लिया था, उसमें से सीधा सवाल आया था, सीधा का सीधा सा। तो इसके अंदर इसका फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे करेक्टिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इसके अंदर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है साथियों। ये इंपोर्टेंट मानो साथियों अदर वैकेंसी के लिए, क्योंकि आरसीआईटी में तो पिछली बार पूछ लिया गया है, क्या पता रिपीट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, और आने वाली वैकेंसियों के अंदर ये सवाल पूछा जा सकता है। खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा के आधार पर जारी की जाती है। बिल्कुल आप बता सकते हो साथियों, 12 अंकों की होती है, विशिष्ट पहचान होती है, बायोमेट्रिक होती है। तो इन चीजों से अगर आप सवाल को सही ढंग से पढ़ेंगे, बड़ा सवाल देख के आपको छोड़ना नहीं है, जितना बड़ा सवाल होगा उतना सरल क्वेश्चन होगा, क्योंकि साथियों इतना बड़ा सवाल आ रहा है ना, तो वो आपको समझाने की कोशिश करता है। तो बड़ा सवाल देख के घबराना नहीं है और उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप वास्तव में उसको सही ढंग से पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं उसका जवाब आप सही करके आएंगे। तो एक बार आपको इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा साथियों आधार। आधार के अंदर कितने डिजिट होते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो 12 डिजिट होते हैं, उसके अंदर कितने होते हैं, 12। साथियों डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर के उदाहरण है साथियों, क्या प्रिंटर के हैं या फिर मॉनिटर के हैं या सॉफ्टवेयर है या फिर कीबोर्ड है। ये डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर क्या है, ये प्रिंटर होते हैं साथियों। क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं। ये तीनों ही प्रकार किसके हैं, प्रिंटर के प्रकार होते हैं साथियों। आगे देखते हैं। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। इन एमसीक्यू के माध्यम से आपको थ्योरिकल क्लियर करवा दूंगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे साथियों। तो आपके लिए जो भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम हो उसके अंदर आप क्वालिफाई हो। ओके साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।